इरफान साहब ये बताइएगा कि ये बिल आखिर अब होगा क्या सर? ये तो बड़ी खौफनाक लड़ाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और फिर सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट के साथ भी। देखें, ये जो कुछ हो रहा है, ये सबसे पहले जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अपनी बेंच बनाने की पावर को इस्तेमाल किया था और उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को कमजोर करना शुरू कर दिया था और उसका नतीजा ये निकला था कि वो जजेस जो है वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने फाइनली चीफ जस्टिस को निकाल दिया। ठीक। इसकी दूसरी मिसाल मिलती है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की। उन्होंने जैसे ही बहाल हुए तो 13 अपने नए जजेस रखे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 29 जजेस की थी। ठीक। इन 13 जजेस ने उनके साथ मिलकर तो सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस को घर भेज दिया। ठीक। इस वक्त ये हो रहा है कि इन्होंने अपनी मर्जी के 4 हमख्याल जज जो कि हमेशा इनके साथ बैठते हैं उनको मिलाया और 3 दूसरे जजेस को मिलाया बशमूल अपने, और ये वो लोग थे जिनको कि आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया और ये भी डेफिनेटली अब इनके साथ हो गए। तो अब नेक्स्ट मूव जो है इनका, अभी तो उन्होंने पार्लियामान को कोशिश की है कि मफलूज कर दें कि अब पार्लियामान कानून साजी नहीं कर सकती। ठीक। अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि अब इनका जो नेक्स्ट जो इनकी जो डायरेक्शन होगी हो सकता है अपने जजेस के खिलाफ हो, जिसमें कि जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतरमन अल्लाह, जस्टिस जमाल मुंदोखेल। अब गालिबन ये इनकी कोशिश होगी कि उनको भी बिल्कुल इनफेक्टिव कर दिया जाए, जो कि उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि इस बेंच पे उन्होंने उनमें से एक भी जज शामिल नहीं किया, क्योंकि उनको खदशा था कि कोई भी शख्स जो है अगर कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो वो शायद मुकम्मल ना हो सके उसको रिफ्यूट करने के। तो ये एक इंतहाई एक वीक सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, यानी लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली बहुत वीक फुटिंग पे थे। लिहाजा उन्होंने तमाम हम ख्यालों को इकट्ठा किया और एक एक्सट्रीम ऑर्डर कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह फतह के झंडे गाड़ते रहेंगे, पार्लियामान को भी पैर पेश करेंगे, कल को वो कहेंगे फौज भी हमने चलानी है, टैंकों पे भी हमने बैठना है और हुकूमत की तो तिजोरी है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन में कहा जा रहा है तिजोरी से पैसे निकाल के इलेक्शन भी हम खुद करा लेंगे। तो कहां तक ये जाएंगे, आखिर कहां तक जाएंगे? तो आपका क्या ख्याल है सर? ये एक सवाल ये भी है कि दूसरे जजेस को, जो 7 दूसरे जजेस हैं, उनको इनअफेक्टिव कैसे कर सकते हैं? ये क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके इख्तियार तलब कर सकते हैं? क्या उनको कोई बेंच नहीं देंगे या उनको फारिग कर सकते हैं? मेरा यही ख्याल है कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये एक आखिरी इन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया है और ये जब किसी का जब एंड आने वाला होता है तो इस तरह की चीजें कई दफा होती हैं। तो इस हद तक इनका जो ओवर एम्बिशियस प्लान है और जुडिशियल ओवर रीच का इस हद तक शिकार हो गए हैं कि मुझे तो आगे खाई नजर आ रही है इनके लिए, और कोई इनके लिए मैं नहीं समझता कि इससे अब इनकी बचत हो सकती है। और ये जो कुछ भी किया है चीफ जस्टिस ने, मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं कि ये मिसकॉन्डक्ट है और ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की भी, लॉ की भी और सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों की भी। तो अब मैं समझता हूं चीफ जस्टिस ने खुद ही अपने आप को एक बंद गली में डाल दिया है। कहां तक एक सियासी धड़ा उनका साथ देगा कि वो उनको पूरी तरह से बरसरे इख्तिदार ले और बांग्लादेश मॉडल सामने आ जाए, जहां पे कि वहां के जो जजेस थे वो खुद ही सदर भी बना दिया था उन्होंने अपने आप में से एक। तो क्या वो चीज ये करने जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक ये जा सके। अच्छा इरफान साहब, अब एक और सवाल यहां पे ये भी बनता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या इनकी मुद्दतें मुलाजमत को पार्लियामेंट कम करके इनको फारिग कर सकती है वन टाइम? क्योंकि एक ये ऑप्शन भी ज़ेरे गर्दिश है। बड़ी आसानी से, 1 मिनट की बात है, बहुत आसानी से। वो कैसे करेगी सर पार्लियामेंट? वो ऐसे करेंगे कि आपको याद होगा कि एक दफा जब मूवमेंट चली थी कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करना है, ठीक, तो इफ्तिखार चौधरी साहब को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल किया गया। ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए थे। ठीक। अब ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की इतनी वायलेशन है कि उसी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करे और जस्टिस फायज ईसा को अनाउंस कर दे चीफ जस्टिस। और अगर जस्टिस फायज ईसा नहीं बन सकते, अगर ये गलत है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस बनाना, तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब कैसे बन गए थे चीफ जस्टिस? और अगर इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस बनना गलत था क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से था, तो उनके बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुए तमाम जजेस की फिर वो भी गलत थी। तो ये एक विशेष एक सर्कल है, उसपे अदलिया खुद जिस
बैठी हुई है टाइम बॉम्ब पे, वो गुब्बारा किसी भी वक्त फट सकता है। लेकिन सर अब सवाल यह है कि अगर फर्ज करें कि गवर्नमेंट एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर देती है इरफान साहब, और यही 8 रुकनी बेंच उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को उसके खिलाफ स्टे दे देता है या उसे कॉलअदम करार दे देता है, तो फिर नहीं, फिर तो वो जैसे ही वो ऑर्डर होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो तो फाइल चीफ जस्टिस बन जाएंगे फौरन, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब बन गए थे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। लेकिन सर उनका हलफ कौन लेगा? उनका हलफ सदर साहब ने लेना है, और सदर साहब इमरान खान साहब की पार्टी के, वो हलफ नहीं लेंगे। देखें, मैं आपस की बात है कि ये जो एक्सट्रीम चीजें मैंने जो बात आपसे की है, वो तो मजबूरी के तहत की है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी एक्सट्रीम कर दी है। अब उसको आप ये सेइंग है कि मतलब पार्लियामान पे जिस तरह ये चढ़ दौड़े हैं, तो ये तो पार्लियामान, तो मेरा ख्याल है कि कहां तक पार्लियामान इजाजत देगी इस तरह के इंग्रेस की कि पार्लियामान का जो है इस तरह से छठा उड़ाया जाए, उसका मजाक बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान अब खड़ी होगी और बड़े स्ट्रांगली खड़ी होगी, और चीफ जस्टिस साहब जो है, मुझे तो लगता है कि उनकी फाइनली सुखी होगी।